Hello my dear students, welcome to my class and I hope you all are doing great. सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपका BHIC 131 यानी कि इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक। यहाँ पर जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें मैं यहाँ पर आप सभी के लिए हिंदी भाषा में डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जो मेरा पार्ट 1 है और जो आपका पार्ट 2 है, दोनों के सेम वीडियोस इंग्लिश में भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। सो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के आधारभूत भू आकृतिक क्षेत्र कौन से हैं? भारतीय इतिहास पर भूगोल का किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि हमारा जो भारत है वहां पर कौन कौन सी भू आकृतियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्थ में हमारे पर्वत देखते हैं, ठीक है, और हमारे पठार हैं, और हमारा कोस्ट यानी कि जो हमारा समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र हैं वो हैं, रेगिस्तान है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे भौगोलिक या भू आकृतिक क्षेत्र होते हैं। तो भारत का भौगोलिक रूप बहुत विविध और विशिष्ट है। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र और रेगिस्तान मिलते हैं। इन विभिन्न भू आकृतिक क्षेत्रों का भारतीय सभ्यता, कृषि, जलवायु और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर कि ये जो अलग अलग जो भू आकृतिक क्षेत्र हैं इनका प्रभाव भारत की सभ्यता पर, कृषि पर और जलवायु पर बहुत ही ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम लोग हमारे हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हिमालय भारत के उत्तर में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और बाकी दुनिया से भौतिक रूप से अलग करता है। तो भारत को जो हमारा मध्य एशिया है उससे अलग करता है हमारा जो ये पर्वत है, हिमालय पर्वत। हिमालय की ऊंचाई और ठंडी जलवायु ने भारत को बाहरी आक्रमणों से हमेशा बचाया है। सेंट्रल एशिया की तरफ से आक्रमण इंडिया में नहीं हो पाता था क्योंकि ये जो हिमालय है ये हमें प्रोटेक्ट करता था। यहाँ पर कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, जल, वनस्पतियां आदि भी हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे गंगा यमुना के मैदान की। तो यह क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदानों में से एक है जो गंगा, यमुना और अन्य नदियों से सिंचित है। तो ये जो क्षेत्र है किन किन नदियों से सिंचित है? हमारी गंगा से सिंचित है, यमुना से सिंचित है, क्योंकि गंगा जैसी जो रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये जो है आपके हिमालय पर्वत से नीचे जब आती हैं तो गंगेटिक प्लेन का निर्माण करती हैं। तो यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है और भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है जिससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित रही है। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारे उत्तर भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित देखने के लिए हमें मिलती है? कृषि पर। क्यों मिलती है? क्योंकि जब गंगा नदी वहां से बहकर आती है हिमालय से तो अपने साथ बहुत सारी एलुवियल सॉइल लेकर आती है जो कि आपकी कृषि में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस क्षेत्र का समृद्ध इतिहास रहा है, ठीक है। इतिहास कैसा रहा है? समृद्ध रहा है, जहां प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य साम्राज्य का उत्थान हुआ। फिर हम यहाँ पर दक्कन के पठार के बारे में बताएंगे। तो यह जो हमारा पठार है यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और यहाँ पर उच्च पर्वत श्रेणियां और घाटियां हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। यह जो पठार है भारत के कहाँ पर स्थित है बच्चों? दक्षिणी भाग में। और यहाँ पर भी हमें उच्च पर्वत और घाटियां वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर हमें काली मिट्टी भी मिलती है। काली मिट्टी में आपका कपास, मक्का और बाकी की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां, नदी प्रणालियां जैसे कि आपकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि जो है वो बहती हैं। दक्कन पठार का भूगोल भारत के दक्षिणी आक्रमणकारियों और व्यापार मार्गों को प्रभावित करता था। तो दक्कन जो पठार है वह दक्षिण की तरफ से जो आक्रमण होते थे उनको रोकता था। उसके बाद है आपका रेगिस्तान। तो बच्चों, भारत का जो रेगिस्तान है वह मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? हमारे राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम है आपका थार रेगिस्तान। और यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क और गर्म है और वर्षा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम होती है। यह क्षेत्र भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित है जो भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से पशुपालन, बकरियों और ऊंटों के साथ जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका भूगोल का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत के भूगोल का इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह केवल प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा नहीं है बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक घटनाओं को भी प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तर से बाहरी आक्रमणों से कुछ हद तक सुरक्षित किया, ठीक है।
तो जो हमारा हिमालय का पर्वत था, उसने जो हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको बाहरी आक्रमणों से हमेशा सुरक्षित करता है। यहाँ पर उदाहरण आप देंगे कि जो मंगोल हैं, जिस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में वो आक्रमण कर रहे थे, यहाँ वहाँ जाकर चाइना वगैरह में, सो इंडिया को मंगोलों से बचाया हमारे पर्वत ने। वहीं समुद्र तटों और समुद्री मार्गों ने भारत को व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद की है। नदियां जैसे कि गंगा, सिंधु भारतीय सभ्यता की शुरुआती विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी को पता होगा, जो कि सिंधु नदी के किनारे हुई थी। उपजाऊ मैदान, नदियों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि समृद्ध हुई और यह समृद्ध सभ्यताओं का जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृषि है वह क्या हुई, समृद्ध हुई, और समृद्ध जो आपकी सभ्यताएं होती हैं उनका यहाँ पर जन्म हुआ। उदाहरण के लिए मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान इन क्षेत्रों में समृद्धि आई। भारत के समुद्र तटों ने प्राचीन काल में समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से भारत को दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ा। तो भारत के जो समुद्र तट थे उन्होंने क्या करा, भारत को दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ा। व्यापारी जो वस्त्र होते थे, मसाले होते थे, रत्न वगैरह, इन सब में हम लोग व्यापार भी किया करते थे। और हमारे यहाँ पे विभिन्न साम्राज्य हुए, जिसमें आपका गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत ने इन व्यापार मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव आ जाता है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, जलवायु और कृषि योग्य भूमि ने यहाँ के समाज की संरचना, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। ठीक है, जैसे कि दक्कन का पठार जो है, वहां पर हमें खनिज की खदानें मिलती हैं, जबकि गंगा के मैदान में हमें क्या मिलती है, उर्वर भूमि मिलती है। तो इस प्रकार से हमें पूरा जो हमारी इंडिया की ज्योग्राफी है उसको रिलेट करके पूरा आंसर यहाँ पर हमें लिखना है। फिर आप आक्रमणों के बारे में बताओगे। तो भारतीय भूगोल ने विभिन्न आक्रमणकारियों के मार्गों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए कश्मीर और पंजाब से आना आसान था, लेकिन दक्षिण भारत के दक्कन पठार तक पहुंचने में कठिनाइयां होती थी। तो मुगल साम्राज्य ने गंगा के मैदानों से अपना साम्राज्य फैलाया, जबकि दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य ने दक्कन पठार पर नियंत्रण किया। ठीक है, तो ये जो दक्कन का पठार था, इस पर नियंत्रण करना थोड़ा सा क्या रहता था, मुश्किल रहता था। देन फिर आप लोग अपना निष्कर्ष लिख देंगे, हर एक आंसर में आपको निष्कर्ष देना है। उसके बाद आता है आपका आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आरंभिक वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएं थी। इस काल में जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकास हुआ और वैदिक साहित्य में इन पहलुओं का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। अब इसमें हमें आर्थिक गतिविधियां बतानी है, जैसे कि कृषि। तो आरंभिक वैदिक समाज में बच्चों जो आपका कृषि है उसका प्रमुख स्थान था। जो लोग हैं वह मुख्य रूप से कृषि आधारित जीवन ही जिया करते थे। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों में आप किसके बारे में बताएंगे, कृषि के बारे में बताएंगे। जैसे कि गेहूं, जौ, चावल और मटर जैसी फसलों की खेती की जाती थी। कृषि के लिए प्राथमिक साधन जैसे हल और बैल के उपयोग का उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद है आपका पशुपालन। तो पशुपालन भी इस काल में एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। तो कृषि के बाद आपका पशुपालन था। लोग गाय, बकरी, घोड़े, ऊंट आदि पाला करते थे और इन्हें संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। गाय विशेष रूप से मूल्यवान मानी जाती थी और इसे धन के रूप में गिना जाता था। फिर है आपका व्यापार। तो वैदिक काल में व्यापार भी होता था, लेकिन यह छोटे स्तर पर होता था। व्यापार मुख्य रूप से गांवों और जनजातियों के बीच हुआ करता था। व्यापार के लिए सोना, चांदी और अन्य धातुओं का उपयोग होता था और समुद्री और थल मार्गों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। फिर आपके हस्तशिल्प की बात करें तो हम देखते हैं कि वैदिक समाज में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प भी प्रचलित थे, जैसे कि कपड़ा बुनना, आभूषण बनाना, बर्तन बनाना। ठीक है, ये सब वहां पर प्रचलित थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ये सारे कारीगर भी हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखी है उनकी आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सामाजिक गतिविधियां बताओगे या समाज से रिलेटेड बताओगे, तो हमें वहां पर जाति व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। तो आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर 4 मुख्य वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हुई। ठीक है, इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज को एक संचरित रूप देना था, जिसमें हर व्यक्ति का एक निश्चित स्थान और कार्य था। ठीक है, तो इस व्यवस्था का उद्देश्य था कि समाज में हर एक व्यक्ति का जो है एक निश्चित स्थान और कार्य होगा।
परिवार जो है वह एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई था और पारिवारिक जीवन में जो पुरुष हुआ करते थे उनका स्थान ऊंचा था। परिवारों में पिता और पुत्र के रिश्ते विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और कुछ वैदिक साहित्यों में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार भी था। फिर यहाँ पर आप लोग सामाजिक संरचना के बारे में बताओगे तो समाज में जो श्रेष्ठ वर्ग था वो कौन था? आपका ब्राह्मण था और क्षत्रिय थे, जबकि वैश्य और शूद्र जो है वे श्रमिक और कारीगर उसमें आते थे। समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार कार्यों का वितरण होता था जिससे समाज की संरचना को व्यवस्थित किया गया था। फिर हम धार्मिक विश्वासों की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि जो वैदिक काल है उसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और इस काल के जो प्रमुख देवता है वह थे आपके इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और सूर्य। यज्ञ और हवन जैसी धार्मिक गतिविधियां भी सामान्य रूप से वो लोग नॉर्मली ये सारी गतिविधियां भी किया करते थे और यज्ञों का आयोजन विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक उत्सवों के रूप में किया जाता था। तो यज्ञ कब होता था? जब भी हम क्या देखते हैं, सामूहिक उत्सव वगैरह होते हैं तो यज्ञ किया जाता था। यज्ञ का जो है प्रमुख धर्म यज्ञ एक प्रमुख धार्मिक कृत्य था, यानी कि धर्म से जुड़ी हुई एक एक्टिविटी थी जिसमें हम लोग अग्नि को देवताओं को अर्पित करने के लिए आहुति दी जाती थी। यज्ञ का आयोजन विशेष रूप से धार्मिक पुरोहित यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके जनपद होते थे। तो वैदिक काल में विभिन्न जनपद और गणराज्य थे। छोटे छोटे राज्य और जनपद हुआ करते थे जिन्हें हम लोग जन कहा जाता था। कुछ गणराज्य जैसे कि लिच्छावी, कोलिया और वज्जी जो है वो हमें बहुत प्रसिद्ध देखने के लिए मिलते हैं। जनपदों का नेतृत्व राजा या पंचायत के द्वारा किया जाता था और राजा को समाज के कल्याण के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो जो राजा होता था वो समाज के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता था। राजा का कार्य जन कल्याण, युद्ध, न्याय और यज्ञों का आयोजन था। राजा के साथ एक सलाहकार परिषद भी होती थी जिसमें प्रमुख जनप्रतिनिधि होते थे। ठीक है, तो राजा के पास क्या होती थी बच्चों? एक सलाहकार समिति भी हुआ करती थी। फिर हम यहाँ पर बताएंगे शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक ज्ञान का प्रसार करना था। ब्राह्मणों और शिक्षकों द्वारा वेद, उपनिषद और धार्मिक साहित्य का अध्ययन कराया जाता था। गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो क्या परंपरा थी? गुरु शिष्य परंपरा थी और जो हमारी शिक्षा थी वह मुख्य आपकी मौखिक यानी कि ओरल होती थी। वेदों का इस काल में बहुत महत्व था। ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार हुआ करते थे। आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे आपके मेन वेद हैं। फिर आता है कि जो आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित थी जिससे समाज की स्थिरता बनी रहती थी। समाज में समृद्धि और धन के प्रमुख स्रोत क्या थे? कृषि का उत्पादन, पशुपालन और आपका व्यापार। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टिप्पणियां लिखनी है। लौह तकनीक और उसका प्रभाव बताना है सबसे पहले। लौह तकनीक का जो विकास है वो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। लौह धातु का उपयोग मुख्य रूप से औजारों, हथियारों, कृषि उपकरणों के निर्माण और कार्यों के लिए किया जाता था और लौह के उपकरणों की उपलब्धता ने कई क्षेत्रों में सुधार किया। जैसे कि इसने कृषि में सुधार किया तो लौह के हल, दरांती और अन्य उपकरणों ने कृषि कार्यों को सरल और प्रभावी बनाया। इससे खेती की उत्पादकता में वृद्धि हुई और कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई। ठीक है, तो लौह से क्या हुआ बच्चों? कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई। सैन्य में वृद्धि, तो लौह के हथियार जैसे कि तलवार, भाला, ढाल आदि ने भारतीय सैन्य को अधिक शक्तिशाली बना दिया। इससे युद्धों में निर्णायक लाभ मिला। लौह का उपयोग निर्माण कार्यों में किया गया जिससे अधिक मजबूत और टिकाऊ संरचनाएं भी बनी। इसके अलावा व्यापार में भी जो लोहा है वह एक महत्वपूर्ण सामग्री बन गया। इसके बाद है आपको महावीर के बारे में बताना है। तो जो महावीर हैं वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जीवन भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ और वे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अस्तेय, चोरी न करना के सिद्धांतों के प्रबल प्रचारक थे। महावीर के सिद्धांत जो हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसमें आपका आता है अहिंसा, निर्वाण का मार्ग और सामाजिक सुधार। तो महावीर का संदेश और उनके विचार आज भी जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन किए जाते हैं।
फिर यहाँ पर हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में बताएंगे। तो जो मेगास्थनीज हैं, जो कि एक यूनानी राजदूत थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने प्रवास के दौरान इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक भारत के प्राचीन समाज, संस्कृति, शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इंडिका में भारत के बारे में हमें विस्तृत वर्णन मिलता है, जैसे कि हमें भारत में शासन व्यवस्था कैसी थी ये पता लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सटीक जानकारी हमें मिलती है। समाज और संस्कृति यानी कि रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, सभ्यता के बारे में हमें पता लगता है। बौद्ध धर्म के बारे में भी हमें इसी से पता लगता है। और कुछ विवादास्पद बयान भी मिलते हैं। तो इंडिका में कुछ बयान विवादास्पद हैं, जैसे भारतीय लोग शाकाहारी होते हैं और भारतीय समाज के बारे में उनके कुछ विचार सही नहीं माने जाते। हालांकि उनके वर्णन ने प्राचीन भारतीय जीवन के बारे में पश्चिमी दुनिया को जागरूक भी किया। तो इंडिका मेगास्थनीज के भारत के प्रति दृष्टिकोण और भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है आपके रोमन सिक्के। तो रोमन सिक्के भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है। रोमन साम्राज्य के सिक्के भारत में व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क संकेत देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में रोमन सिक्कों के होने से कई प्रभाव थे, जैसे कि व्यापारिक संपर्क। तो रोमन साम्राज्य और भारत के बीच व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। विशेष रूप से मसाले, रत्न, कपड़ों और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत में रोमन साम्राज्य को रत्न, मसाले और वस्त्रों की आपूर्ति होती थी, जबकि रोम से भारत को सिक्के, शराब और शीशे का सामान आदि आया करता था। धार्मिक और आपके सांस्कृतिक प्रभाव हैं। तो रोमन सिक्कों पर प्रायः रोम के सम्राटों के चित्र होते थे और यह भारत में रोम की सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। भारतीय कला और स्थापत्य पर रोमन कला का प्रभाव देखा जा सकता है। रोमन सिक्कों के प्रयोग से भारत में सिक्का प्रणाली का विकास हुआ। इसके साथ ही व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी एक हमें नई दिशा देखने के लिए मिली, ठीक है। जिससे भारतीय व्यापार और बाजार व्यवस्था में क्या हुई, उन्नति हुई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आई होप कि अच्छे से समझ में आए होंगे कि रोमन सिक्के ने कैसे व्यापारिक संबंध बनाया, चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव और इसके आर्थिक प्रभाव आपको बताने थे। फिर आपको मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में बताना था कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है वो किस प्रकार से हमें भारत के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। फिर आपको महावीर के बारे में बताना था। महावीर ने जो अपने जैन धर्म में जो बताया आपको, अहिंसा का क्या महत्व होता है, कि जीवों के प्रति क्रूरता नहीं करनी है, निर्वाण का मार्ग, सामाजिक सुधार। और फिर ये था आपका कि जो लोहा तकनीक है उससे क्या फायदा हुआ। तो ये तो आप लोग खुद भी बना के लिख सकते हो कि लोहा आने से क्या फायदा हुआ। देखो, कृषि में फायदा हुआ होगा, हथियार बनने लगे होंगे। इस प्रकार से हमने ऑलमोस्ट आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग पार्ट 1 भी देख सकते हो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। स्टूडेंट्स, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम वीडियो मैं इंग्लिश में बना दूंगी और उसको अपलोड कर दूंगी। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, आप लोग वहाँ से अपना इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है स्कॉलरली माइंड्स का, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो। तो वहाँ से कुछ भी न्यू वीडियो के लिंक्स वगैरह जो हैं वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी, ठीक है।